हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये जो साइंस का पेपर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके समक्ष त्रिपान स्टडी सेंटर 3 जो है पेपरों को रिप्रेजेंट करेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि सीबीएसई में भी 3 पेपर जो होते हैं वो रिलीज़ की जाती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, यानी सेट ए बी सी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और विश्वास है कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जो बच्चे से अच्छे से कर लेते हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा, जो नहीं करेंगे उनके लिए नुकसान रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए लाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्या क्वेश्चन पेपर आया है। यहाँ पर जो हम पेपर कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो पास होने के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये सेट जो है दूसरा है, यानी पेपर दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखा जाए तो त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपको कहा था कि 3 सैम्पल पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो इसमें के न हो, क्योंकि 3 रहेगा। आपको काफ़ी हिम्मत भी मिलेगी पेपर के लिए और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि 100% यही पेपर आएगा। कहते हैं ये जो दावा करते हैं वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर आपको समझ और विचार वाला बनाना चाहता है, जहाँ पर आप लोगों की गलत भावनाओं, गलत सोचों को जो है उसके प्रमाण ना चढ़ सके। तो यहाँ पर जो ये पेपर है दूसरा पेपर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पेपर मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखिए और उसको समझिए और देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें सेक्शन ए के, जो कि एमसीक्यू के अंतर्गत है। एमसीक्यू के सारे वीडियो आपके जो है प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो वो देखिए ज़रूर, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ 1 से 20 तक हम क्वेश्चन करेंगे जो एमसीक्यू के अंतर्गत होगा। यहाँ देखा जाए तो सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन आया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफली मेथड यूज फॉर द प्रोटेक्शन होम अप्लायंसेस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग इज। घर में जो है अगर आप ओवरलोडिंग हो जाता है तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं जिससे हमारा अप्लायंसेस जो है बच जाए। और इसके बारे में किताब में भी काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि हम फ्यूज़ का यूज़ करके जो है अपने अप्लायंसेस को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन यूज़ ऑफ फ्यूज़, तो ये ज़रूरी है। अगला एमसीक्यू ये कहता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ह्यूमिड डे द गैस यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज़ 2। यानी यहाँ पर हमसे ये पूछ लिया है कि जो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ट्यूब में डाली जाती है तो उसका क्या रोल होता है। तो जर्नल सी बात आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो गार्ड ट्यूब में अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फॉर द गैस, ये जो है अब्जॉर्प्शन करता है मॉइस्चर गैस का, यानी नमी को सोख लेता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर। देखिए इसको पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। एक्स के लिए दिया गया है 2 और 8, यानी 10 हो 10 किसका जो है होता है। वाई के लिए दिया गया है 2 8 7, यानी देखा जाए तो 17, यानी क्लोरीन की बात कर रहा है। और वहाँ जेड के जो दिया है 2 8 2, यानी 12 12 किसका होता है, मैगजीन्स का होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बोल रहा है कि एक्स इज़ अ मेटल
वाई इज़ द मेटल, जेड इज़ अ नॉन मेटल, वाई इज़ अ नॉन मेटल एंड जेड इज़ द मेटल। तो जनरल सी बात यहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। वाई जो है एक तरह का नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन जेड जो है वो मेटल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने इन क्वेश्चनों को जो है काफ़ी महत्वता देते हुए ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड है, जो कार्बन कंपाउंड होता है आखिर उसकी क्या विशेषता होती है कार्बन कंपाउंड की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कार्बन कंपाउंड की ये विशेषता होती है कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी तनाव गलनांक जो होता है दोनों के दोनों जो है निम्न स्तर का होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज, जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है। तो देखा जाए अगर रिस्पिरेशन यानी श्वसन की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन विच इज़ द एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होती है और प्लस एक्सोथर्मिक यानी यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज टू बी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, विच एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को कौन सिंथेसिस करता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है, प्रोटीन को जो है सिंथेसिस कौन करता है, नाइट्रोजन, ऑप्शन यहाँ सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडोक्लोराइस ग्लैंड इज द अनपेरिड, कौन से ग्लैंड जो होते हैं इंडोक्लाइन के अनपेरिड नहीं होते, डबलेट नहीं होते हैं। तो ये आपको बता दो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ऐसा नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये सारे जो है ग्रंथि को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड बी ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन द प्रोसेस लाइक अ रिप्रोडक्शन विच इट डज नॉट बी नीड टू स्टे अलाइव, क्यों, क्या कारण है कि ये जो है अलाइव स्टे अलाइव नहीं हो सकते। इसका कारण बनता है दोस्तों, टू एक्सटेंड इट्स ओवन काइंड, यानी इनका अपना स्वयं का सारी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन द प्रोसेस लाइक अ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट बी नीड टू स्टे ऑफ अलाइव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है, देखिए, अक्रॉस बिटवीन अ tall plant TT and the short plant small TT, result in the progeny that will be all the tall plant because। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि सारे के सारे टॉल प्लांट, अगर आपको साइंस का चैप्टर का अगर डायग्राम याद होगा तो वो बताता ये है कि टॉलनेस इज़ अ डोमिनेट ट्रेल, यानी डोमिनेंस था इसलिए सारे के सारे जो थे हमें टेल आए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे टॉलनेस आने का रीज़न ये था कि यहाँ पर डोमिनेंट था, तो ऑप्शन ए सही है। और ये एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एनारोबिक प्रोसेस यानी अवायवी प्रोसेस क्या होता है। अवायवी का मतलब होता है दोस्तों एनारोबिक, कि जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में कौन सा प्रोसेसिंग होता है, तो आपको पता होना चाहिए, टेक अ प्लेस द ईस्ट ड्यूरिंग टू फर्मेंटेशन, यानी ईस्ट जो होता है फर्मेंटेशन के अंतर्गत ग्रोथ कर जाता है। और ईस्ट कहाँ ग्रोथ होता है, जैसे आपको पता ही होगा, जहाँ पर अल्कोहल बनता है वहाँ पर एनारोबिक प्रोसेसिंग होती है और वहाँ पर जो है ईस्ट फर्मेंटेशन कर लेता है, यानी Q1, हिंदी में इसको Q1 कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ की विद इन द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है फोकस करता है कनकेव मिरर पे यानी दर्पण पे, ऑन इनलार्ज इमेज फॉर्मेट एंड बिहाइंड द मिरर द इमेज इज, यानी इनलार्ज होती है तो कहाँ पर कैसा इसका जो है इमेज होगा। देखिए इनलार्ज की बात किया होगा तो आपको पता है कि एनसीईआरटी में 6 डायग्राम है, 6 मिरर का है, 6 लेंस का है, और उसमें एक ही कंडीशन है जहाँ पर इनलार्ज आता है और इसका इमेज जो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी बुक फॉलो की होगी उनको ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगला है, व्हेन द लाइट रे एंटर टू द आइज
मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन अकरेट। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हमारे आँख में लाइट एंटर करता है तो रिफ्लेक्शन अकर कहाँ पर करता है। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यानी बी ऑप्शन सही है। आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पर ये जो होता है प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन आपके पास समक्ष है, देखिए। द क्लियर स्काई अपेयर ब्लू बिकॉज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर जो क्लियर स्काई हमें ब्लू क्यों नज़र आती है। तो क्यों आती है नज़र? द वॉलेट एंड ब्लू लाइट गेट अ स्कैरिंग मोर दैन द लाइट ऑफ ऑल अदर्स कलर बाय एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो वॉलेट होती है, ठीक है, बैगनी, और ब्लू जो होती है, ये लाइट बहुत काफ़ी स्कैटिंग करती है। स्कैटिंग का मतलब दोस्तों फैल जाती है, यानी ये दो कलर जो होती है काफ़ी फैलती है बाकी और कलरों के कारण। तो जर्नल सी बात है, ये दो जो है बहुत ज़्यादा फैलती है, इसी कारण जो है हमें स्काई जो है ब्लू नज़र आता है। तो ये अगर क्वेश्चन के रूप में भी आ जाएगा फिर भी आंसर इसका यही होगा। द वॉलेट एंड ब्लू लाइट गेट अ स्कैटिंग मोर दैन द लाइट ऑफ ऑल अदर कलर बाय द एटमॉस्फेयर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अ यूनिफॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज द शो फिगर बिलो। इन द फील्ड ऑफ electron and the proton move and show their electron and proton experience। आपके समक्ष यहाँ पर जो है एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जो है मैग्नेटिक फील्ड दर्शाई गई है। आपसे ये पूछ लिया है यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस इस पर दिखाएगा इस कागज़ के पॉइंट पे। तो जनरल सी बात है, ऑप्शन भी हमें देख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन दिया है और यहाँ ऑप्शन जो राइट है, फोर्सेस बोथ पॉइंट इनटू द प्लान ऑफ पेपर, यानी ए ऑप्शन सही है। फोर्स बोथ, फोर्सेस दोनों पे लगेगा लेकिन पॉइंटिंग इनटू द प्लान ऑफ पेपर, तो यहाँ काफ़ी आंसर जो है ए सही है। दोस्तों मैं सारे इसलिए स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा। और आजकल के ज़माने के बच्चे तो पता ही क्या करते हैं, 2 मिनट की वीडियो पसंद करते हैं, लेकिन समझना है तो भाई कहते हैं ना, बड़े देखना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है बड़े बड़े वीडियो बन जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे ही फोकस कर रहा हूँ और जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखा जाए अगर अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान दें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज ऑफ x ओम इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 40 ओम इसमें वैल्यू x इज विल बी। देखिए ये जो बात बोला गया है कि कॉम्बिनेशन जो है इनका सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जो है आपको फार्मूला पता होगा RT=R1 + R2 + R3। इसका मतलब दोनों जो ओम्स दिए हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 40 और 10 कितना होता है 50। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है 50 ओम आ गया आंसर। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है ऑन द एसिड विच कैन बी डिक्लोराइज ऑफ पर्पल कलर पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज। यानी यहाँ क्वेश्चन ये है, डिक्लोराइज कर देता है पर्पल कलर में पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, किसके कारण। तो देखा जाए ये जो प्रोसेसिंग होती है साइट्रिक एसिड के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी है, साइट्रिक एसिड। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो है एक्सेलरेशन एंड रीजनिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और ये आपको अभी से जो है यहाँ पर CBSE ने पूछा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो है सभी ऑप्शनों के साथ मानना पड़ेगा, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट असर्शन इज ए एंड रीजंस इज आर। आंसर द क्वेश्चन सेक्शन इज अप्रिशिएट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको ए के लिए जो होगा बोथ ए और बी जो होगा दोनों सही होंगे, लेकिन आर जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरा बोलेगा कि ए और आर दोनों ही सही होगा, लेकिन आर जो होगा जो है ए का अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सी कहेगा ए इज़ अ ट्रू बट आर इज़ अ फॉल्स। डी कहेगा ए इज़ अ फॉल्स बट आर इज़ अ ट्रू। तो एग्जामिनर 4 ऑप्शन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन यहाँ पर देता है और आपको वहाँ समझना होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के अंतर्गत क्वेश्चन देखें।
देखिए पहला क्वेश्चन है, सेशन का दिया है कि वीक एसिड हैव अ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये बात सही है कि जो वीक एसिड होते हैं वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, ये बात तो सही है। अब इसका रीज़न क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हैव अ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से हो सकता है, तो ये बात गलत बता दी। इसलिए ए जो है ट्रू है, बट आर इज़ अ फॉल्स, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अब सोचिएगा कि इसमें तो ऑप्शन था ही नहीं। दोस्तों जो मैं पहले ही स्टेटमेंट बता दिया था ए बी सी, उसी के अंतर्गत आपको आगे का आंसर जो है देना है, समझे। अगला क्वेश्चन है, असेंशन ए द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। देखिए ये बात सही है कि ओपनिंग या क्लोजिंग जो होता है गार्ड सेल का एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। आपने देखा ही होगा कि ओपनिंग क्लोजिंग जो कि रंध्र में होता है। रीजन इसका क्या बता रहा है कि स्टोमेटा पोर आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूज़न। देखिए ये बात भी सही है, ये गलत नहीं है। डिफ्यूज़न तो होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर में लिखा गया है ए एंड बी आर बोथ आर ट्रू, दोनों के दोनों बात सही है। लेकिन आर जो है वो ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, सही रीज़न नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी में चला जाएगा, क्योंकि ए में तो सही देता है ना, बी में नहीं देता है, तो इसका बी ऑप्शन पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, असेंशन जो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द रिस्पेक्ट टू द एयर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेड एंड वॉलेट लाइट, रेड एंड वॉलेट लाइट। चलिए देखा जाए तो ये बात सही है। रीजन क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज अ पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर रिस्पेक्टेड टू द एयर ऑफ डिफरेंस रेड लाइट एंड द वॉलेट। देखिए ये जो है आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन में चला जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर इज़ अ ट्रू, आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखा जाए तो कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर दिमाग लगा भी सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बात बोला है कि एग्जामिनर जो है चारों ऑप्शन के अंतर्गत क्वेश्चन देता है, चारों, लेकिन बाई चांस कभी कभी, हर समय नहीं कि आप तुक्का लगा दो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ है, अ सिल्वर इज़ नॉट यूज टू मेक अ इलेक्ट्रिकल वायर। सिल्वर का यूज जो होता है नहीं होता है इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने में, ये बात सही है। हम सिल्वर का यूज़ नहीं करते, हम कॉपर का यूज़ करते हैं। इसलिए अच्छा चालक जो होता है सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होता है, पता है ना, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। और सिल्वर से भी अच्छा जो होता है गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड जो है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम गोल्ड का कहीं नामो तक भी नहीं लेते। तो सिल्वर जो है अच्छा है, बट इसको हम इलेक्ट्रिकल वायर में नहीं बनाते हैं। रीजंस का क्या बताता है, सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए गलत बता दिया ना, अरे सिल्वर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये क्या बता रहे हो कि सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ए तो सही है, बट आर इज़ अ फॉल्स। ये सही बताया था ना, लेकिन आर जो है बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे समझना है, इसमें समझ में आया। मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है सेक्शन बी के अंतर्गत। यहाँ पर हम 21 से लेकर 26 तक शॉर्ट क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चनों पर जो है एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला जो है 21वां, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये बैलेंस इक्वेशन एग्जाम में हमेशा आता ही है, तो बच्चों को करना चाहिए। हम जितने भी सैम्पल पेपर यहाँ करेंगे वो सारे के सारे सैम्पल पेपर जो होंगे एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होंगे, और ये डिफरेंट इसलिए होंगे अगर जिन बच्चों ने ये सारे पेपर कर लिया समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, उसको एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक जो है बैलेंस इक्वेशन दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो देखा जाए तो HCl जो है H+Cl तो 2HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर भी आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा धुंधला है लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए काफ़ी सफिशेंट रहेगा। अगला है दूसरा रिएक्शन, बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब मैं आपको बता दूं कि ये NCERT से उठाई गई है, तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि NCERT फॉलो कीजिए, NCERT फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। लेकिन आप लोग बात नहीं मानते हो, यहाँ वहाँ के चक्करों में पड़े रहते हो। अब देखिए यहाँ पर 3BaCl दिया हुआ है, 2Al2SO4 ब्रैकेट 3 एंड 3BaSO प्लस 2AlCl। तो ये रिएक्शन जो है आपको लिखना है और इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप। यहाँ पर आपको फॉर्मेशन बतानी है एक्यूम का, जो हार्ड वाटर यानी जो है गंदे पानी में जो है सोप का इस्तेमाल करने से होती है। अब उसका कैसा वर्क होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए, सोप डज नॉट वी वर्क प्रॉपरली विद द वाटर वार्ड। ये बात तो आपको सही बता रहा है कि जो सोप होती है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती, इसलिए हम डिटर्जेंट का उपयोग वहाँ पर करते हैं। और सोप इज़ अ सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग और चैन फैटी एसिड होता है, यानी इसमें फैटी एसिड यानी बाशा का उपयोग किया जाता है। हार्ड वाटर कंटेन अ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम व्हेन अ सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, ठीक है, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर displace of sodium potassium ion from the soap and molecules forming the insoluble substance is called aqueum। अब देखिए aqueum किसे कहते हैं, insoluble substance, जो पानी में अघुलनशील हो उनको हम कहते हैं। a lot of soap is wasted in the process, और इस प्रोसेस में काफ़ी जो है सोप का जो है बेकार सा चला जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसी के अंतर्गत अगला इसका और पार्ट देखें। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ वॉश क्लोथ। ये तो आपको पता होगा कि लोग जो है वैरायटी तरह के जो है कपड़े धोने के तरीके जानते हैं। यूजुअली आफ्टर द एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ ऑफ स्टोन एंड बीट इट इज़ द पैडी स्क्रब with the brush and the mixture of agitated with the washing machine. Why the irrigation necessary to get clean up clothes? हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपने देखा होगा धोबी जो है पत्थरों पर कपड़े को पटकता है। अगर हम घरों में हाथ से धोते हैं तो स्क्रैप से जो है रगड़ते हैं, और मशीन जो है बार बार अप डाउन करके करता है। तो ऐसा क्यों करता है, इसको करने की क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है, A soap molecules has two part of namely हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, यानी जलरागी और जल विरागी होती है। हिंदी में देखा होगा, सोप वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पर आपको जलरागी विरागी एक जो का कॉलम होगा उसमें दी गई है ये सारी बातें कि हाइड्रोफिलिक होते हैं और एक हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी एक जलरागी होते हैं एक जल विरागी होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस इट इज अटैच्ड टू द grease or dirty particles and form a cluster called मिसेल। और यहाँ पर सारे काम जो होता है मिसेल एक तरह का झाग होता है। आपको बता दूँ, अगर आपको ये पता करना है कि हार्ड पानी है या अच्छा पानी है तो साबुन रगड़िए, जिसमें अगर झाग नहीं आता है वो हार्ड वाटर है, जिसमें झाग आता है वो सही पानी है। तो ये भी एक दिमाग है। दिस मिसेल रिमाइंड टू सस्पेंडेड टू द कोलाइडर, क्योंकि कोलाइडर वो जो है मिसिंग होगा, हार्ड वाटर में जो होगा मिसिंग होगा। टू रिमूव दिस इज अ मिसेल एंड द इंटरप्रेटिंग ऑफ डर्टी इट इज नेसेसिटी अगेंस्ट अ क्लोथ। इसलिए हमें इसको झटका देने की ज़रूरत पड़ती है या हमें रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है कि जो डर्ट पार्टिकल है वो मिसेल उसको बाहर फेंक सके। तो समझ में आया बात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़, यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की क्या डेफिशिएंसी होती है, क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या प्रभाव होता है। हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का
श्वसन प्रणाली में काम आता है, दैट आर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन द बॉडी सेल ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। और देखा जाए तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है सारे शरीर के पार्टों में जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है रिस्पिरेशन के अंतर्गत। देयरफॉर डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कैन बी इफेक्ट टू द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो जर्नल सी बात है ऑक्सीजन की जो है सप्लाई में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। दिस कैन बी लीड टू द एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल, और हमारे बॉडी सेल में जो है लीड कर जाएगा डेफिशिएंसी, यानी प्रभाव जो है कम हो जाएगा। इट कैन बी आल्सो लीड टू डिसीज कॉजिंग टू एनीमिया, और इससे जो होगा खून की कमी के कारण जो है एनीमिया नाम की बीमारी हो जाता है, जो आजकल के समय में देखने को मिलता है। लोगों में खून नहीं होती है तो वो इसी कारण से होता है, उसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन आया है और के पार्ट में कि वाई इज़ द नेसेसिटी टू द सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मैमल एंड बर्ड। क्वेश्चन साफ है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, जो मैमल्स होते हैं, यानी देखा जाए मैमल और बर्ड। मैमल जो होते हैं मानव में बताया जाता है और बर्ड जो होता है पक्षियों में, वो अलग अलग क्यों होते हैं? आपको देखा ही होगा हार्ट में भी आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा, रंगीन होगा पेज, तो उसमें एक जो होता है रेड होता है और एक आपका ब्लू होता है। तो ये एक प्योर ब्लड को दर्शाता है और एक अनप्योर ब्लड का। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखा जाए वार्म ब्लड एनिमल्स सच अ बर्ड एंड मैमल्स मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द कूलिंग हिमसेल्फ व्हेन देयर आर इन अ हॉट टेम्परेचर। आपको बता दूं कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं या बर्ड होते हैं, वो सारे के सारे हॉट ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और इनके बॉडी के टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, ठीक है, या पक्षी हैं, सबके सब जो होते हैं हॉट ब्लडेड होते हैं, यानी इनके ब्लड जो होते हैं गर्म होते हैं। और इसमें जो है दो प्रोसेसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। द इन्वायरमेंट एंड देयर वार्मिंग देयर बॉडी व्हेन दे आर द कूलर इन्वायरमेंट। तो जनरल सी बात, अगर ठंडा मौसम होता है तो आपका शरीर जो है ये हॉट ब्लडेड होने के कारण ही गर्म रहता है ना। दिस एनिमल्स रिक्वायर टू मोर ऑक्सीजन, और इसके कारण हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक खून में ऑक्सीजन नहीं होगा हमें जो है पूरा प्रक्रिया नहीं होगी। फॉर मोर सेलुलर रिस्पिरेशन सो दैट दे कैन बी प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू बी मेंटेनेंस देयर बॉडी टेम्परेचर, और हमें जो है और भी एनर्जी की आवश्यकता होती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए। दस इज नेसेसिटी देम टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड so that this is a circular system is more efficient can maintenance their constant body temperature। और इसीलिए जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझने वाला है। अगला 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, देखिए। वाई आर द ह्यूमन बींग्स हु लुक द डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइज कलर एंड लुक एंड द बिलोंग टू सेम स्पीसीज। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। आपने लोगों को देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सबके सब जो है डिफरेंट क्यों नज़र आते हैं, हमें अलग क्यों दिखते हैं? उनके साइज़, उनके कलर बहुत ही अलग दिखते हैं, और सबके सब जो है मैमल्स में ही आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप ये भी कहते होगे कि दुनिया में जो है 7 तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर उन 7 लोगों को आपस में खड़ा कर दोगे ना, तो उनमें भी आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल जा सकता है, चाहे वो आदतों में हो या शरीर में कुछ डिफरेंस के बारे में कुछ ना कुछ आपको अंतर जरूर होगा। तो ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखा जाए स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्किन कलर, लुक एंड साइज आर ऑल वैरायटी ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। यानी देखा जाए तो सभी के सभी जो है साइज, कलर, ये सब कहीं ना कहीं जो है इंटरब्रीडिंग के कारण होती है और फर्टिलाई और स्प्रिन के रीज़न एंड फीचर ऑफ जनरली एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड। और दूसरी बात जो होता है इन्वायरमेंट कंट्रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। द वेरियस ह्यूमन्स आर अ फॉर्मिंग बेस ऑफ दिस फीचर्स, और सारे ह्यूमन बींग्स में इसी तरह के फीचर्स देखने को मिला है। हाउएवर देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस,
और यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है इस दौड़ भरा जीवन प्रोसेसिंग में। देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिंगल स्पीसीज ऑफ ह्यूमन ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड लुक कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑस्प्रीन। इसलिए ही देखा जाए तो ह्यूमन बींग जो है सिंगल स्पीसीज होते हुए भी इसके डिफरेंट जो होंगे कलर साइज और लुक हमें नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं जो है फर्टाइल ऑस्प्रीन एंड इंटरब्रीडिंग के कारण ऐसा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी, एग्जाम पॉइंट से काफ़ी महत्व रखता है, तो आपको समझना चाहिए। ये पेपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है वाई एंड वेन डज द करेंट कैरिंग द कंडक्टर कीप द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, लिस्ट द फैक्टर विच इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर पूछ लिया है कि वाई द वेन डज द करेंट कैरिंग द कंडक्टर और कीप इन द मैग्नेटिक फील्ड कैसे करता है, और इसके लिए आपको बताने हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द ड्राफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन कंडक्टर ऑफ डिफाइन डायरेक्शन कॉजिंग अ करेंट टू फ्लो थ्रू इट व्हेन सच अ कंडक्टर इज अ प्लेस इन अ यूनिफॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्टर होते हैं वो प्लेसिंग करते हैं यूनिफॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। इस ड्राफ्ट डायरेक्शन ऑफ देयर कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज collectively experienced by the conductor as a wall. Hence, a current carrying a conductor keep a magnetic field experience to force. The direction of magnetic force depend on, देखिए देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दो बातों पर निर्भर करती है। पहला ये होता है कि डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ देखो कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी चालक के ऊपर ये डिपेंड करेगा। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दूसरा जो होगा चुंबकीय प्रभाव जो है फील्ड पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। यानी दो बातें इंपॉर्टेंट है, चालकता पर डिपेंड करेगी और मैग्नेटिक क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव एनी टू वे विच अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इफेक्ट द इन्वायरमेंट। देखा जाए तो इन्वायरमेंट की बहुत ही समस्या है, लेकिन देखा जाए बायोडिग्रेडेबल काफ़ी महत्व रखता है। पहला पॉइंट यही बताता है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन बी यूज एज अ ह्यूमस आफ्टर द कंपोजिटिंग एंड दिस विल बी इनहेंस सोयल फर्टिलिटी। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती है अगर हम उसको कंपोजिटिंग कर देते हैं कंपोस्टिंग, तो इससे जो होता है ये एक फर्टिलिटी, ये सोयल की फर्टिलिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और आजकल के समय में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए हमें कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जो है इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से उसको जो है मेंटेनेंस करना चाहिए। आज पूरी राजनीतिक जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि उस क्षेत्र में इतने कूड़े हैं, इन्वायरमेंट बिगड़ रहा है, लेकिन करते कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ लगड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से। और ये तो आजकल के तकिया कलाम शब्द बन गया है कि एक दूसरे को नीचा दिखाइए, चाहे पर्यावरण कहीं भी जाए, हमें पर्यावरण से कोई संबंध नहीं रहती। यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा बुराई है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन्वायरमेंट नहीं तो हम नहीं, हम हैं तभी जब इन्वायरमेंट है। अगला क्वेश्चन है दे प्रोड्यूस अ फ्यूल स्मेल ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो फ्यूल स्मेल भी आती है, तो ये सारे जो है इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत ही आसान आंसर था, कोई खास नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हम आ गए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो होगा 27 से लेकर 33 पे हम शॉर्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर के क्वेश्चनों पर हम ध्यान यहाँ पर अग्रसर करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस ऑफ लिटमस पेपर। यानी लिटमस पेपर पे जो है इन सारे सब्सटेंस का क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब हम ड्राई HCl को गैस का उसमें रिएक्शन देखेंगे, मोस्टन NH3 को करेंगे, अमोनिया गैस का रिएक्शन देखेंगे, लेमन जूस का देखेंगे, कार्बोनेटिक सॉफ्ट ड्रिंक का देखेंगे, कर्ड का देखेंगे, सॉप का देखेंगे, सॉल्यूशन का। तो इसमें जो है लिटमस पेपर का क्या मतलब रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखा जाए अगर हम बात करें इसके आंसर का, तो ड्राई HCl गैस में जो होगा नो चेंजेस, कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं नज़र आएगा। लेकिन मोस्टेंस NH3 गैस के साथ अगर आप लिटमस पेपर का यूज़ कीजिएगा तो इस पर एक्शन यही होगा कि टर्न रेड टू द ब्लू। रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लेमन जूस क्योंकि एसिडिक होती है
तो ये ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा, और दही जो होगा ब्लू टू रेड में, और सॉफ्ट सोल्यूशन जो होगी रेड टू ब्लू में। तो ये सारे के सारे रिएक्शन जो है आपको लिटमस पेपर पे देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बताता है। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, गिव अ रीज़न। आपको यहाँ 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एग्जामिनर 1-1 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब 3 के 1 मार्क्स के ही हैं। पहला पूछ लिया है, गोल्ड, प्लैटिनम्स एंड सिल्वर आर यूज टू मेक अ ज्वेलरी। आखिर की तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में क्यों किया जाता है। दूसरा है, एल्युमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक अ यूटेंसिल और फॉर अ कुकिंग। तो ये एल्युमिनियम जो हाईली रिएक्टिविटी होती है और इसका जो है खाना बनाने के बर्तनों में कैसे क्यों किया जाता है। सी कहता है, कॉपर इज यूज टू मेक अ हॉट वाटर टैंक एंड नॉट अ स्टील। हम कॉपर का यूज़ जो करते हैं हॉट वाटर टैंक में करते हैं। आखिर कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्टील का हम क्यों नहीं करते हैं। है ना क्वेश्चन दिलचस्प, है ना इंपॉर्टेंट। तो पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, गोल्ड, प्लैटिनम आर सिल्वर आर यूज मेक अ सिल्वर। क्यों, क्योंकि गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर आर नॉट रिएक्टिव एंड हैव ए शाइनिंग सरफेस। ये जो होता है मॉइस्चर से कभी रिएक्ट नहीं करता। चाहे गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, सिल्वर हो, ये जो है कभी भी मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता, नॉट रिएक्टिविटी होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये शाइनिंग सरफेस है, यानी चमकदार होती है। चमकदार होती है, इसलिए लोग बहुत काफ़ी आकर्षित होते हैं इन तीनों चीज़ों पे। अब सोचिएगा प्लैटिनम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अरे भाई, जितने भी आप लोग पायल पहनते हो, डुप्लीकेट पायल जो यूज़ करते हो, सब प्लैटिनम्स के ही बने होते हैं, और ये सस्ते भी होते हैं। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है काफ़ी महंगे होते हैं धातु, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं अधिक कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था, एल्युमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिविटी मेटल इट इज़ यूज टू मेक अ अनटिल ऑफ कुकिंग। क्यों, क्या कारण है, क्यों हम खाना बनाने के बर्तनों में इसकी करते हैं। तो यही दूसरी बात है, एल्युमिनियम फॉर्म ऑफ नॉट रिएक्टिविटी लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि ये जो है नॉन रिएक्टिविटी होती है इसमें भी, तो ये इसी कारण जो है कुकिंग के बर्तनों में की जाती है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, कॉपर इज़ यूज टू मेक अ हॉट वाटर टैंक। देखिए कॉपर वायर का जो है हम जो है पानी के गीज़रों में यूज़ क्यों करते हैं, जबकि स्टील का हम नहीं करते। आयरन रिएक्ट विद द हॉट वाटर। आयरन जो होती है बहुत जल्दी पानी से रिएक्ट करता है, ये तो आपको पता ही होगा। बट कॉपर डज नॉट बी रिएक्ट। लेकिन कॉपर जो होता है पानी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, पता है ना आपको। अगर आप जो है आयरन को कहीं भी रख दो, लेकिन यहाँ पर एनी अलाउ आयरन, तो अगर आप पानी में रख दो आयरन को, लोहे को, तो कुछ ही देर में जंग लग जाएगा। मान लीजिए इसका गीज़र में अगर हम लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो 2 ही दिन 3 दिन में जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम उसमें जो है कौन सा रॉड यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। और कॉपर जो है पानी से कभी भी रिएक्ट नहीं करता। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, मेंशन वन फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ दिस हार्मोन्स। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एग्जामिनर अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे तो उसके अंतर्गत आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ ली गई है। थायरॉक्सिन ग्लैंड के फंक्शन पूछ ली गई है, इंसुलिन का पूछ लिया है, एंड्रोलाइंस का पूछ लिया है। तो देखा जाए थायरॉक्सिन का क्या होता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है, हार्मोन जो होती है, वो कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म करता है। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है रेगुलेट ब्लड शुगर। इंसुलिन के कारण जो है ब्लड शुगर से बचा जा सकता है। आज जितने भी जो डायबिटीज़ का शिकार लोग हैं वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरह का हार्मोन है जो इंसानों के शरीर में कम हो जाने के कारण, ठीक है, ब्लड शुगर से वो लोग परेशान हो जाते हैं, ब्लड शुगर अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन के कारण ही होता है। जिनका अधिक इंसुलिन बढ़ जाता है उनको पेटों में जो है इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता होती है। अगला है एंड्रोलाइन। देखो एंड्रोलाइन जो है इंक्रीजिंग हार्ट रेट, सप्लाई ऑफ ब्लड वेरियस ऑर्गन। और ये जो होता है ये हार्मोन इतना महत्वपूर्ण है कि आपके हार्ट के रेट को जो है बढ़ा देता है, धड़कन को बढ़ा देता है, और जिससे कि ये ब्लड सप्लाई जो है शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से जा सके। तो एग्जामिनर ने 3 क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा है। अगला है, वाई इज़ द फ्लो ऑफ द
सिंगल इज अ snaps from to the axial end of the neuron to the dendrix end of the another neuron but not a resolve। यानी यहाँ डेंट्रिक के बारे में पूछ लिया है, यानी देखा जाए तंतु के बारे में, तंत्रिका तंतु जो होती है उसके तंत्रिकाक्ष के बारे में पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके न्यूरॉन वाला चैप्टर में जो है ये मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है। वेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच द एक्सोनोल ऑफ द न्यूरॉन। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो है न्यूरॉन के कारण ही जो है, यानी तंत्रिका तंत्र के कारण ही एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजी जाती है। इट इज़ अ रिलीज अ केमिकल सब्सटेंस एंड दिस केमिकल सब्सटेंस डिफ्यूज टू अबाउट टू डेंट्राइट। डेंट्राइट जो होती है छोटे छोटे धूमिकाएँ होती है। आपने तंत्रिका तंत्र बनाया भी होगा, और तंत्रिका तंत्र के जो छोटे छोटे पार्ट ऊपर के साइड बनाते हो उसे डेंटाइज कहते हैं। और इंड ऑफ नेक्सॉन वेयर इज द जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये क्या जनरेट करती है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी विद्युत आवेग जो है इम्पल्स प्रोड्यूस करती है। और सिग्नल another electrical signal is converted into a chemical signal at the axonal end. So these chemicals are absent at the dentile end of the neuron and electrical signal cannot be converted into the a chemical signal। तो ये रीज़न है, बहुत ही आसान रीज़न है, और ये एनसीईआरटी में भी आपको आंसर मिल जाता है। अब देखिए आगे भी जो एग्जामिनर 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अ स्टूडेंट यूज अ सेप्टिकल ऑफ फोकल लेंथ और 2.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक स्टूडेंट जो है यूज़ कर रहा है स्पेक्टो जो है चश्मा जो है फोकल लेंथ जिसका 2.5 मीटर है। आखिरी इस क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द सफरिंग फ्रॉम। वो बच्चा जो है किस चीज़ से डिफेक्टेड है, एंड विच लेंस यूज टू करेक्ट ऑफ दिस डिफेक्शन। अब इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग वो करेगा, एंड व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट। तो इसी के अंतर्गत देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्टूडेंट यूज अ स्पेक्ट्रल ऑफ फोकल लेंथ 2.5 मीटर। तो पहला क्वेश्चन है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम। तो जनरल सी बात है, ये जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, क्योंकि दूर रखी वस्तु उसको नहीं दिख रहा है, 2.5 मीटर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित यानी मायोपिया से। द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम टू मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष से जो है ये ग्रसित है। विच लेंस इज यूज टू द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्टेड। तो इसके लिए जो है कनकेव लेंस का उपयोग करके जो है इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। कनकेव लेंस यूज फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। अगला है विच इज़ द कॉजिंग ऑफ डेवलपिंग द डिफेक्ट। अ कॉजिंग डेवलपिंग मायोपिया इज डिफेक्ट डिक्रीजिंग इन द फोकल लेंथ ऑफ आइस लेंस। और इसकी फोकस लेंथ आइस लेंस की जो है क्षमता डिक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। देखिए अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। यानी ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में हमने अंतर बताने हैं। क्वेश्चन साफ है। अब देखिए ग्लास स्लैब क्या है। अ ग्लास स्लैब डज नॉट बी स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट ऑन अ बैंड ऑफ कलर। जो ये ग्लास ये जो है ये स्प्लिट इंसिडेंट लाइट नहीं करता है। अगर आप इसको वाइट लाइट देंगे तो बैंड हो जाएगा ये। लेकिन ग्लास प्रिज्म में क्या होगा, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ कलर, और इसमें जो है ऐसा नहीं होगा। अ ग्लास स्लैब हैज़ अ 6 पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके 6 जो होंगे पैरेलल यानी समांतर क्रम में रिफ्लेक्टेड सरफेस होंगे, जबकि ग्लास प्रिज्म में जो होगा अ ग्लास प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। ग्लास प्रिज्म में जो होगा ट्रायंगुलर बेस जो होंगे 3 होंगे, यानी देखा जाए नहीं 2 होंगे ट्रायंगुलर बेसिस और 3 जो होंगे रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस के अंतर्गत। अगर हम देखें ग्लास स्लैब की बात करें, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इज वन ऑफ सरफेस ऑफ स्लैब अंडरगोज टू रिफ्लेक्शन एंड द इमर्ज ऑफ फ्रॉम टू द अदर सरफेस ऑफ स्लैब इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द इंसिडेंट। और ये इसका डायरेक्शन जो होगा पैरेलल टू इंसिडेंट। लेकिन हम ग्लास प्रिज्म की बात करें तो द डिविजन ऑफ रे ऑन द पासिंग थ्रू ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड मटेरियल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ पर कहता है कि डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, यानी कोण, प्रिज्म के कोण कितना बन रहा है, और एंगल ऑफ यानी इसका कोण जो है इंसिडेंट के कितने बनेंगे। तो ये दोनों जो डिफरेंस है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरीफ एनी 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रैप्शन यूज ऑफ ह्यूमन। देखिए इंसान जो है कितने प्रकार के वेरियर जो है प्रेगनेंसी से बचने के लिए कर सकता है। तो हमें पता है हम कई मेथड जो है यूज़ किया जा सकता है। इसमें से देखा जाए तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है वेरियर मेथड। ठीक है, इंसान जो है वेरियर मेथड का प्रयोग कर सकता है। इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइस लाइक अ कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकता है, सर्विकल कैप लगा सकता है, एंड डायफ्राग्राम्स आर यूज टू द प्रिवेंट स्पर्म टू रीच द ओव्यूम, यानी स्पर्म को जो है ओवम से पहुंचाने से रुक जाता है। तो ये कॉन्डम, सर्विकल कैप लगा सकता है, डायफ्राग्राम यूज़ करके जो है ये बैरियर मेथड्स का यूज़ की जा सकती है। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो होती है इन द मेथड स्पेसिफाइड ड्रग्स आर यूज टू द फीमेल। इसमें औरतों को जो है ड्रग्स दी जाती है और ये ड्रग्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन से हैं। देखिए पहला जो होता है ऑरल पिल यूज़ करते हैं, और मान लीजिए उनके साथ जो है संबंध और किसी के साथ बना है, अगर 24 घंटे के अंदर ऑरल पिल ले लेते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं बनता है। एक होता है बेजीना पिल भी होता है। ठीक है, ये भी जो एक केमिकल है, दवाई है, जिसको जो है इंटरकोर्स करने के बाद जो है लिया जा सकता है। उसके बाद ओरल पिल जनरली कंटेंट टू द हार्मोन्स एंड कॉल्ड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है ना, और भी हैं ऑरल पिल, ठीक है, जिसको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। दे आर डिस्टर्ब हार्मोनल बैलेंस सो दैट एग आर नॉट बी रिलीज एंड फर्टिलाइज। इसमें ये होता है दोस्तों कि एग जो होता है अनबैलेंस हो जाता है और इसमें जो है वो एग को रिलीज नहीं करता है फर्टिलाइजेशन के कारण। तो इससे जो है फर्टिलाइजेशन होना बंद हो जाता है। उसके बाद थर्ड मेथड जो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस यानी IUCD। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IUCD का फुल फॉर्म क्या है। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसमें ये होता है कि IUCD लाइक अ कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ प्लेस अ सेफली इन द यूट्रस। इसको यूट्रस में जो है रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है बाय द स्किल्ड डॉक्टर। लेकिन इसके लिए जो है एक प्रशिक्षक डॉक्टर से जो है करवाने की आवश्यकता होती है। IUCD जो है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजर ओवर इनसाइड द यूट्रस, और ये यूट्रस के सामने लगा दी जाती है जिससे स्पर्म जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और जो है एक फर्टिलाइज होने में सक्षम नहीं रह पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मेथड है, और आज जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ये सारे मेथड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्लोइंग। अब देखिए इसमें भी एग्जामिनर ने हमसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तभी मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो बच्चे MCQ करते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो क्वेश्चन है वाई इज़ द टंगस्टन यूज टू ऑलमोस्ट स्ट्रीमी और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प। टंगस्टन जो होती है एक तरह का फिलामेंट होता है जो रेड बल्बों में यूज़ की जाती है। अब ये मत सोचिएगा कि रेड बल्ब की बात कर रहा हूँ, कांच की जो रेड बल्ब होती है जो पुराने समय में यूज़ होता है, आज भी कई घरों में यूज़ होता है, जो काफ़ी बिजली खींचती है, उसमें टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन हमसे है। वाई आर द कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज अ ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन मेड ऑफ द एलॉयज रेदर देन टू प्योर मेटल। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ब्रेड और टोस्टर जो होते हैं उसमें आयरन के हम अलॉय यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया है वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज टू बी डोमेस्टिकल सर्किट। हम जो घरों में सीरीज में जो है क्यों नहीं लगाते हैं तारों को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम घरों में जो है सारे जो है सप्लाइयों को पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में हम क्यों नहीं लगाते, क्या कारण है। क्वेश्चन है ना दिलचस्प। पहला क्वेश्चन की बात करें, वाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प। क्यों की जाती है। द मेटल टंगस्टन इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव यूज टू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका उच्च गलनांक होती है। एंड ड्यू टू द विच डज नॉट बी मेल्ट इवन विद द हीटिंग ऑफ लाइट टेम्परेचर ड्यू टू द पास इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है अधिक हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी ये मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है। इसलिए हम टंगस्टन का जो है यूज़ करते हैं। टंगस्टन वायर का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, समझे, इसकी जो है गलनांक क्षमता बहुत अधिक होती है।
दूसरा है वाई डज द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीटिंग ऑफ डिवाइस सच एज अ ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन मेड ऑफ द alloys rather than the pure metal. तो द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीट डिवाइस सच एज अ ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आर मेड alloys बिकॉज रेसिस्टिव, यानी इसमें जो है रेसिस्टिव बहुत होती है, यानी क्षमता जो है काफ़ी प्रतिरोध का होता है, ऑफ alloy इज मोर देन दैट ऑफ प्योर मेटल, इट इज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये जो है मेटल का बना होता है, और मेटल जो है आपको पता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत काफ़ी अच्छा हीट प्रोड्यूस होती है और खाना आसानी से बन जाता है। सी क्वेश्चन था कि हम घरों में जो है जो तार होती है, वायरिंग होता है, हम इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाते। तो कारण ये होता है दोस्तों, इन अ सीरीज अरेंजमेंट द करंट डिक्रीज एज द वोल्टेज डिवाइस ईच सर्किट इज अ कंपैरिजन रिजल्टिंग हीट लॉस ऑफ malfunctioning ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर हम सीरीज में लगाते हैं कोई प्रॉब्लम आती है, एक बात आपको मैं बता दूं, सीरीज में एक खासियत होती है, सीरीज में जो होता है करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, और करंट जो देखा जाए इसमें सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। सीरीज की बात क्या होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, करंट सेम होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होता है। अब सीरीज में मान लीजिए हम लगा देते हैं, तो जिसका जो सामान आप पहले चला रहे हो उसमें अधिक वोल्टेज आएगी, और जो पीछे चला रहे हो उसमें वोल्टेज जाएगी ही नहीं, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर मान लीजिए सर्किट में कहीं भी ब्रेक हो गया, टूट गया, सीरीज में लगाने से ये होता है अगर कहीं ब्रेक हो गया, टूट गया, गल गया तार, तो पूरे घर का ही लाइट कट जाएगा, तो इसलिए हम सीरीज में नहीं लगाते हैं। तो मोर व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फॉल इन द सीरीज अरेंजमेंट द सर्किट्स ब्रेक एंड द कंपोनेंट आल्सो नॉट वर्क। वही बात बताया गया है कि अगर कहीं से टूट जाएगा तो आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वर्क करना बंद कर देगा। तो दो बातें समझ में आया, एक तो ये होता है कि सीरीज में जो होता है वोल्टेज अलग अलग होती है, करंट सेम होता है, इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर सीरीज में लगाने से कहीं भी अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो सारे घर के लाइट जो है ख़त्म हो जाएगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है हम घरों में सीरीज में कभी भी कनेक्शन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन भी आपको 3 फॉर्म में दी गई है। इफ़ अ हार्मफुल केमिकल एंटर द फूड चैन कंपेराइज टू द पीकॉक स्नेक एंड माइस एंड प्लांट। यहाँ पर आपको एक जो है फूड चैन दे दी गई है। अब उसी के अंतर्गत जो है 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लाइकली टू हैव अ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल इन द बॉडी। सबसे अधिक केमिकल किसके बॉडी में होगा, ये जो आपके 4 जो दिए हुए हैं। एंड विच दिस ऑर्गेनिज्म इज लाइक टू बी हैव टू द मैक्सिमम एनर्जी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द नेक्स्ट लेवल। सबसे अधिक एनर्जी किस में होगा। एंड वाई फूड चेन शुड बी अ मोर देन टू द 5 ट्रॉपिकल लेवल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता है कि ये जो है 3 ही तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है 4 तक पहुँचा गया है, लेकिन 5वां तक क्यों नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लाइकली टू हैव अ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल इन इट्स द बॉडी। तो पीकॉक को जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लास्ट में वही है, तो पीकॉक को होगा बिकॉज इट इज़ अ प्लेस एट द 4th ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। सबसे मैक्सिमम किस में जाएगा कॉन्सेंट्रेशन केमिकल की, और पीकॉक में, क्योंकि सबसे लास्ट में वही है। दूसरा है विच दिस ऑर्गेनिज्म लाइकली टू हैव टू द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट। सबसे अधिक किस में होगा, आपको पता ही है कि प्लांट में सबसे अधिक एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होता है प्राइमरी सोर्स होती है, प्राथमिक होती है, देयर फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। इससे सबसे अधिक एनर्जी जो होगा प्लांट में होगा। तभी देखते हो अगर आप साग खाते हो तो उससे जो है आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। अगला है वाई इज अ फूड चेन शुड बी नॉट बी मोर देन टू द 5 ट्रॉपिकल लेवल। अब 5वां में क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज वेरी लीज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द सर्वाइव ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर 5वां अगर हम लेते हैं तो उसमें बहुत ही कम एनर्जी जाएगा, यानी 0.11 के आसपास जाएगा। तो इसलिए हम जो है 5वां फूड चेन में नहीं रखते हैं। 5वां में जो है एनर्जी पहुँचेगा ही नहीं, और पहुँचेगा भी तो बहुत ही कम पहुँचेगा। तो समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए अगला हमारा पार्ट आ गया है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो होगा 24 से लेकर 26 तक लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे, जो 5 मार्क्स के होते हैं, और 5 मार्क्स में भी जो है 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन पे बात करें तो पहला क्वेश्चन है
Compound like alcohol and glucose also contain to hydrogen but are not characterized as a acid and describe their activity to prove it। आपको एक्टिविटी के अंतर्गत जो है इसको प्रूव करना है। तो देखा जाए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो टेक अ बीकर ऑफ 250 ml एंड प्लेस 2 nails फिक्स विद द हेल्प ऑफ द कॉर्क। आपको क्या करना है, कॉर्क में दो जो है कील को लगानी है और उस कील से जो है दो कनेक्शन लेने, जैसे आप डायग्राम में भी बना सकते हो, डायग्राम में भी देख सकते हो। और इसमें एक बल्ब लगाना है, एक स्विच लगाना है और बैटरी से कनेक्ट करना है और दो जो है कील भी लगाने हैं और उसमें जो है एक आपको वाटर प्लस इथेनॉल डालनी है। अब इस एक्टिविटी से आपको पता लगेगी कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन टू हाइड्रोजन बट इज नॉट अ टूडाइज इज अ एसिड। अब इसके ऑब्जर्वेशन से क्या हुई, कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्टेज ऑफ शोवन फिगर। जैसे मैंने बताया कि 6 वोल्ट के बैटरी से जो है इसको जोड़ना है। नाउ एड सम वाटर कंटेंट इथेनॉल एंड पुट द स्विच ऑन। इसमें जो है आप इथेनॉल डाल के और वाटर डाल के स्विच ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द ग्लूकोज सोल्यूशन। अब ग्लूकोज सोल्यूशन से भी जो है इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, दोबारा दोहराना है। आप ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, द बल्ब विल नॉट बी ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। एंड द नीडल ऑफ एमीटर विल बी नॉट बी शो डिफेक्शन बिकॉज ग्लूकोज एंड इथेनॉल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको मैं बता दूं कि इथेनॉल जो है और ग्लूकोज जो है एक तरह का प्योर है और प्योर चीज़ जो है कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है, समझे। इसलिए जो है हमने इथेनॉल भी डाला और प्योर वाटर भी था, ग्लूकोज भी डाला, तो वो अच्छे कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए जो है आपका बल्ब नहीं जला। कंक्लूजन यही निकलता है इसका, हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, द एक्सपेरिमेंट्स शो द ग्लूकोज एंड इथेनॉल डज नॉट बी आयोनाइन इज एक्वा सोल्यूशन। ये एक्वा सोल्यूशन नहीं होते हैं। एंड दैट दे डू नॉट बी गिव अ हाइड्रोजन आयन देयरफॉर कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हाइड्रोजन आयन इन्होंने नहीं दिया इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ। दस द ग्लूकोज एंड इथेनॉल आर नॉट बी कैटेगराइज एज अ एसिड। इसीलिए हम जो है ग्लूकोज और इथेनॉल को एसिड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अगर मान लीजिए एसिड होता तो बल्ब जो है जल जाता, लेकिन बल्ब यहाँ पर नहीं जला। इसका मतलब जो है ग्लूकोज और इथेनॉल जो है एसिड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष है। क्वेश्चन है, a student want to be project the image of candle flame on the screen 60 centimeter in the front of a mirror by keeping the candle flame of distance of 15 centimeter from its pole। क्वेश्चन वही है, इंटरेस्टिंग है और इसके अंतर्गत जो है आपके 4 यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी अ स्टूडेंट यूज़। किस तरह के जो है मिरर का इस्तेमाल करेगा विद्यार्थी। तो जनरल सी बात आपको पता होना चाहिए, द स्टूडेंट शुड बी यूज़ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेगा एज फॉर्म अ रियल इमेज एंड सेम साइज ऑफ मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर की ये खासियत होती है कि वो रियल इमेज देता है, यानी जैसा इमेज है वैसा ही, और सेम साइड भी सेम होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात पूछा है, फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ लिया। तो देखा जाए मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू है -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस जो है -60 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है वी अपॉन यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत आसान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 ऊपर रखे, 15 चौका 60, यानी 4 आंसर इसका आ जाएगा। यानी 60 को ऊपर रखो, 15 से डिवाइड कर दो, 4 माइनस का 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए -15 भी था, 60 भी था और हमारा मैग्नीफिकेशन भी माइनस था, इसलिए माइनस बरकरार रहा। डिस्टेंस ऑफ विजन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अब डिस्टेंस हमें पता करना है। अगर डिस्टेंस पता कीजिएगा तो v माइनस यू, और v माइनस यू तो इसका मतलब जो है प्लस माइनस यानी 45, -45 होगा। 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसको रखी जाएगी। आगे क्वेश्चन है हमारे समक्ष, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चलिए देखते हैं और ड्रॉ भी देखते हैं कि कैसा यहाँ पर जो है रोड जो है डायग्राम बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर इमेज इज फॉर्मेट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डी एंड बाय अप्लाइंग मिरर फार्मूला 1/2 FO = 1/v + 1/u
अब हमारे पास जो है एफ है -12 सेंटीमीटर और जो है -24 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट विल बी अ एफ एंड द सी एज द इमेज विल बी फॉर्मेड बिहाइंड द सी इमेज विल बी अ 4 टाइम मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड भी। और आपके समझ देखिए इमेज जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा, यानी यहाँ एफ और सी के बिटवीन रखा जाएगा, बच्चा यहाँ पर रखेगा और इस तरह से जो है उल्टा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में बिग हो जाएगा। ये आपको मैं डायग्राम करवाया भी था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसके और पार्ट में क्या बात बताई गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेम द लेंस विच कैन बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर द विच अपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म। अब क्वेश्चन इसी के अंतर्गत जो हमसे पूछ लिया गया है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि सेम साइज बनेगा। दूसरा बोल रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिन बच्चों ने 6 डायग्राम जो है एनसीईआरटी में प्रैक्टिस किए हैं, 6-6-12 डायग्राम, उनके लिए बहुत ही आसान आंसर है। पहला बात आ गया रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज अ दैट ऑब्जेक्ट, यानी देखा जाता है नेम द लेंस विच कैन बी यूज ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस फ्रॉम विच इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और कॉन्केव लेंस फॉर्म। A complex lens can be used to magnifies and glass position of the object। हम यहाँ कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहला जो होगा और रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्लीवेचर्स एंड रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज ऑफ इमेज इज ऑब्टेन्ड। चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये तो आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो उसमें भी देख सकते। देखिए आप देख सकते हो कि इसका जो है 2F1 पे रखा गया है, तो 2F पे ही मिला है, लेकिन उल्टा वास्तविक और आभासी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस बिटवीन टू फोकस। अब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट फोकस कहाँ रहेगा, तो ऑप्टिकल लेंस और कन्वेक्स लेंस एंड विजुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। रियल एंड इरेक्ट इमेज जो होगा यहाँ पर फॉर्मेट होगा, कैसा इमेज बनेगा, तो ये आप देख सकते हो। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ हाफ ऑफ कनकेव लेंस कन्वर्ट विद द ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image object? Do the ray diagram justify your answer? चलिए इस क्वेश्चन का भी हम एनालाइज करें। तो आपको पता भी होगा ऊपर जो इमेज दिखाई जा रही है वो उस क्वेश्चन का था, और इसमें जो है हम एफ और सी में रखेंगे तो वास्तविक और सीधा बनेगा और बड़ा साइज का बनेगा। लेकिन हम जो दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे बी पार्ट का, उसमें यही बात बताई गई है, इवन व्हेन वन हाफ ऑफ कनकेव लेंस कन्वर्ट विद द ब्लैक पेपर द कंप्लीट इमेज ऑब्जेक्ट विल बी अ फॉर्मेट when the upper half of the lens is a cover. In situation, ray of light is coming from to the object will be reflected by the lower half of the lens, and this ray meet at the other side of the lens to form an image of given to the object as shown in the figure। हमें फिगर भी बनाया गया है, आप उसके अंतर्गत देख सकते हो। when the lower half of the lens is converted in this situation, ray light is coming from to the object will be reflected by the upper half of the lens, and this ray meet at the object side of the lens to be from to the image of given object is shown in there is a flowing figure, where will you get a sharp image but is a brightness of image will be a less low। now इसकी ब्राइटनेस जो कि बहुत कम होगी, शार्प इमेज जरूर होगा, जैसे आपको ये सारे डायग्राम बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों डायग्राम जो है इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिफरेंट तरीक़ों से जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको पता है कि मैकेनिज्म क्या होता है इनहेरिटेंस का। पहला तो होता है कैरेक्टराइज आर कंट्रोल बाय द जीन। पहला जो है जीन कंट्रोल करता है सारे कैरेक्टर को। दूसरा है इट जीन्स इज अ कंट्रोल वन कैरेक्टर, सारे के सारे जीन जो है सिर्फ एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करते हैं। तीसरा कहता है देयर मे बी 2 और मोर फॉर्म ऑफ द जीन, फॉर्म के जो होते हैं 2 या 2 से अधिक फॉर्म हो सकते हैं। चौथा बोलता है वन फॉर्म मे बी अ डोमिनेट ओवर टू द अदर, एक जो होंगे दूसरे के डोमिनेट करेंगे। पाँचवा बोल रहा है जीन आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, जीन जो होते हैं क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। साथ में और भी कैरेक्टर अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। ऑन इंडिविजुअल हैज़ 2 फॉर्म ऑफ द जीन वेदर सिमिलर एंड डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर भी होंगे। द 2 फॉर्म ऑफ सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, और 2 फॉर्म ऑफ सेपरेट होगा यहाँ पर गैमेट की, एंड 2 फॉर्म ऑफ बाउथ और टुगेदर इन द जाइगोट।
तो ये आठों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको जो है कॉपी पे नोट करना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपेयर दर्शाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द जीनोटाइप्स ऑफ ग्रीन स्टेमेड टोमेटो प्लांट इज डोनेटेड GG and that of purple stamen to the plant as a GG small g. When the two are the cross with the each other. अब इस क्रॉस की गई है तो इसके यहाँ पर क्या मिल सकता है? What is the color of stem would be expected there F1 progeny and give the percentage of purple stem in the plants if a F1 plant are self pollinated. And third, in what is the ratio would be assigned to genotypes कैपिटल जी स्मॉल जी एंड जी स्मॉल जी इन द F2 प्रोगोनी। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हम इन तीन क्वेश्चनों को जो है आंसर को तलाश लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जीनोटाइप्स ऑफ ग्रीन स्टेमन टोमेटो प्लांट ऑफ अगर करें तो क्या होगा? देयर आर फिनोटाइप ऑफ एयर एंड कलर ऑफ स्टीम वुड बी एक्सपेक्ट देयर F1 प्रोगेनी। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर यही है। द फिनोटाइप्स ऑफ ग्रीन स्टेमन इज अ कंटेंट ऑफ प्लांट इज अ कैपिटल जी एंड वेयर जीनोटाइप्स ऑफ purple stem is a tomato is a plant is a small g. In the first generation the stem is colored would be a green. पहले में तो जो होगा कलर वो ग्रीन आएगा because green as the dominant trails g is a recessive हो जाता है। पहला जो होगा ग्रीन डोमिनेट कर जाएगा कैपिटल जी और छोटा जी जो होगा रिसेसिव होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात बोला है गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम टू प्लांट इफ़ F1 प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड। तो इसमें 25% चांसेस रहेंगे। 25% चांसेस F2 जनरेशन अराइज बाय द सेल्फ पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तीसरा बोलता है इन व्हाट इज़ द रेशो। तो रेशो होगा यहाँ पर 1:2:1 यानी 1:1 का जो है यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा, जो आपने कई बार प्रैक्टिस भी किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है explain how equal genetics contribution of the male and female parents ensure the progeny। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखा जाए तो आंसर both the parents contribute equal DNA molecules of progeny। every sexually reproducing organism bear two set of all the genes, one inherited from to their parents and each germ cell must be have only one generations. Thus, the male and gamete and female gamete carry one gene for the each characteristics from the genes pair of the parents. But there is a male gamete fused with the fertilization gamete during the fertilization. Female gamete during fertilization. Yani, what when the male gamete fused with the female gamete during fertilization and they take a new cells is called zygote with a full set of genes, and thus the zygote grow and the development from a new organism having two equal characteristics from both the parents and the inherit through the gene। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये NCERT के अंतर्गत ही क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब हम जो है ईस्ट सेक्शन पे आ गए हैं। ईस्ट सेक्शन पे जो है 37 से 39 क्वेश्चन पे होंगे और एक केस बेसिस होंगे, डाटा बेसिस होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और आपसे 2 से 3 जो है शॉर्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनल चूज प्रोवाइड टू द वन ऑफ दिस पार्ट हियर। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है मेटल इज ऑक्साइड बेसिस ऑफ नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो द बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक बिहेवियर सच द मेटल ऑक्साइड विल रिएक्ट विद द बोथ एसिड एज वेल एज द बेसिस फॉर द प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर नोन एज द एम्फोरेटिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम व्हेन द बॉर्न इट एयर। अगर एल्युमिनियम जो है आपको जो है बॉर्न एयर के साथ करवाई गई है तो एल्युमिनियम प्लस O2 यानी क्या बना 2L2O3। दूसरा क्वेश्चन ये बताता है गिव अ एग्जांपल ऑफ एम्फोरेटिक ऑक्साइड विद द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक मार्क्स में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर Al2O3 आएगा 6HCl बनेगा, फिर यहाँ वही रिएक्शन को दोहराना है। तो बहुत इजी है, कहते हैं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला सी क्वेश्चन में ये पूछ लिया वाई आर द पोटाशियम एंड सोडियम कीप इन अ केरोसिन ऑयल। सबको पता है
कि पोटाशियम और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर हम इसको केरोसिन तेल से बाहर निकालें तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ सकती है। इसलिए पोटाशियम सोडियम को जो है केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बोथ द एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिविटी मेटल, सबसे अधिक रिएक्टिविटी होते हैं। एंड कीप इन केरोसिन ऑयल प्रिवेंट इन द फॉर्म कमिंग कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन and moisture as they react from the hydroxide, and this is exothermic reaction and lot of heat generated, यानी बहुत से जो है हीट जनरेटेड होंगे इन बोथ द मेटल कीप अ केरोसिन ऑयल। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान इजी आंसर भी था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेम द टू ऑक्साइड व्हेन टू द सोल्युबल इन वाटर फॉर्म अल्कलाइन। तो आपको पता होना चाहिए वाटर सोल्युबल जो होते हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर सोल्युबल अल्कलाइन होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन भी है, देखिए ये भी जो है केस बेसिस है। यहाँ पर क्वेश्चन है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरस्टिस अरेंज टू द न्यूरॉन, इट इज द साइड ऑफ फॉर्म इंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव अ सिग्नल फॉर ऑल ओवर द बॉडी विच द थिंग अबाउट देयर डिस्पोजेबल। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझना जरूरी है, इसमें क्वेश्चन पहला पूछ लिया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के क्या रोल होते हैं, यानी क्या कार्य होते हैं। इट्स अ कैरी ऑफ सिग्नल, ये क्या करता है, सिग्नल को कैरी करता है फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी बॉडी के हर पार्ट से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है सिग्नल पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मोटर नर्व। मोटर नर्व के फंक्शन क्या होते हैं, तो इट इज़ अ ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कोड तो स्केलेटन मसल, ये स्पाइनल कोड को जो है ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स को। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एक्कर। तो रिफ्लेक्शन इज अ सडन एक्शन, तो देखा जाए रिफ्लेक्शन इज अ सडन एक्शन एंड डज इन रिस्पॉन्स टू द सम टाइम इज एनवायरमेंट। रिफ्लेक्स आर्क इज अ नेचुरल pathway that is a control reflex starting from the sensory nerve and in the reflector। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सी पार्ट की जगह और पार्ट भी पूछ लिया है, हाउ डज द nervous tissue causes action when the nerve impulse reach the muscles, the muscle fiber move to the changing their shape and their arrangement in the cell, और सेल के अरेंजमेंट में हेल्प करता है। अगला हमें इलेक्ट्रिसिटी से पूछ लिया गया है केस बेसिस क्वेश्चन कि ओम्स लॉ डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू द करंट वोल्टेज एंड आइडियल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ is a formula used to calculate the relationship between to the voltage, current and resistance electrical circuit. The more formula Ohm's law started with the current and through the conductor between 2 points of directly proportional to the voltage across the 2 voltage। देखिए स्टेटमेंट यहाँ दे दी गई है, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ भी दी गई है, ठीक है, ओम्स लॉ फार्मूला भी दी गई है, तो सारे चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड्स की गई है। अब इसी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ यही लिया गया है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एमीटर रीड 0.9 एम्पेयर इफ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected in the series in the circuit, what will be the reading of the ammeter। तो जर्नल सी बात है, द रीडिंग ऑफ द एमीटर लाइकली टू डिक्रीज, इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm 5 ohm and the R ohm connected to the series of 14 ohm, find the value of R। यहाँ पर R के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई खास नहीं है, समझने वाली बात है कि इसको हम R की कैसे निकालेंगे। तो इसको 6 ohm निकाली जा सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका देखा जाए तो 3 रजिस्टर है और इसको कनेक्ट कैसे किया गया है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कनेक्ट की गई है। एंड इतना हम फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर जो है निकाल दी गई है। अब यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्टेट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में पूछ लिया गया है। तो ओम्स लॉ इज अ स्टेट दैट अ करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज क्रॉस द 2 पॉइंट। तो ये ओम्स लॉ है, तो इसके अंतर्गत देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सी पार्ट में एक और पार्ट पूछ लिया, अगर उस पार्ट को नहीं करना है तो ये पार्ट कर लीजिए आप, लेकिन ओम्स लॉ ही आप करोगे, मुझे पता है बहुत आसान है। कैलकुलेशन में कौन जाना पसंद करता है, तो कैलकुलेशन यही बात है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन इज अ 50 ohm and the current of 3.2 ohm a flow through the resistance, find the voltage between 2 point। तो देखा जाए हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर, तो फार्मूला कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ V इक्वल टू आई आर,
द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज वी गेट v इक्वल टू 3.2 जो दिया है 3.2 को गुना हम 50 के साथ करेंगे तो 160 वोल्टेज आ जाएगी। तो इसका मतलब जो है 160 आंसर। देखिए दोनों क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था। ये पेपर भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पेपर को जो है आपको अच्छे से करना है, समझना है और ये दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपको तिरपान स्टडी सेंटर का मदद भी करना है, क्योंकि ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर हैं तो ये हर बच्चे तक पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए जितना हो सके इसके जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये वीडियो मिल जाए, समझ जाए सारे क्वेश्चन को और एग्ज़ाम में अच्छे अंक वो भी प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। कहते हैं आप तो कर ही रहो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो को पहुंचाना है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको मिलता रहे, तो आपको मैं बता दूं कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से अब 6th क्लास तक पहुंच गया है। यानी 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। 6th से लेके MA तक कोई आम बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ पर सारे वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में नज़र भी आएंगे, दिखेंगे भी, आप समझ भी सकते हो। तो सोचिए अगर आप एक बार तिरपान स्टडी सेंटर से जुड़िएगा तो MA तक जो है यहीं पर बने रहिएगा। तो बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट है। और इवन कि तिरपान स्टडी सेंटर हर एक सब्जेक्ट को हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बनाया है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।